इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज स्टार्ट करना है सीए इंटरमीडिएट का टैक्स। 2 पेपर होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है आइए देख लेते हैं। हम जा रहे हैं सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर। दिस इज़ रेलिवेंट फॉर मई 2021 एंड नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस। अगर आप हमसे कोचिंग ले रहे हो सो मैं तैयार करा रहा हूँ नवंबर के बच्चों को, ठीक है? नवंबर 2021 के स्टूडेंट्स, यस आप हमारे साथ जुड़िए। सो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बहुत वैल्यूबल होता है। जैसे मैं मानता हूँ कि स्विमिंग पूल पे तैरने से कुछ नहीं होगा, समुद्र में तैरो। और एक बार समुद्र में तैर लोगे तो कोई भी स्विमिंग पूल पे तैर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अब इंटरमीडिएट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो सीए फाइनल में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। सो कोई शॉर्टकट में मत जाइए, डिटेल में पढ़िए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए। कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे को व्हाट्सएप करिए, शर्माइए मत, पूछिए, जितना डिस्टर्ब करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे दोस्त। रोल चेंज हो रहा है, सीए का जो रोल है वो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। जितने भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशू होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से या सीबीडीटी से, ये हमें हमारे सिलेबस का हिस्सा मान के चलना है। कौन सा सर्कुलर, कैसा सर्कुलर, भी कोई बात नहीं है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है? नो योर सिलेबस, रीड द सेम अलॉन्ग विथ स्टडी गाइडलाइंस। रेलेवेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट एंड असेसमेंट ईयर। सर हमें तो नहीं पता है फाइनेंस एक्ट क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, हम पढ़ेंगे। यह भी सिर्फ बताया जा रहा है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट या कौन सा असेसमेंट एक्ट के हिसाब से आपको आंसर करना है।
ये जो बजट होता है ना, बजट सुने हो ना, फरवरी में बजट आता है, ठीक है, उसी से कुछ रिलेटेड है। अब देखो ये ओल्ड वालों के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं। फ्रेमवर्क ऑफ चैप्टर्स, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। जो चैप्टर्स इंस्टीट्यूट ने बनाया है उसके बारे में चर्चा हो रहा है कि लर्निंग आउटकम है, चैप्टर ओवरव्यू है, कंटेंट अपने पूरा अपडेट किया है। सो इस तरीके से बुक का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। एक चीज़ सोचिए, अगर इंस्टीट्यूट इतना मेहनत कर रहा है तो क्या इंस्टीट्यूट डायरेक्टली आपको ये बोल रहा है कि देखो जी, एडमिशन आपने हमसे लिया है, टेस्ट हम लेने वाले हैं, हम आपको स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। बट ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को तो आप छोड़ो, बहुत वास्ट है, हम आपको छोटा 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 करके पढ़ा देंगे। आप खुद सोचिए, क्या ये बहुत अच्छा बात है कि छोटा 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 करके पढ़ लेंगे? देखो दोस्त, फेल होके 6 महीना पीछे जाओगे। शॉर्टकट में जो पास होने का जो लालच है ना, वो लालच 85% बच्चों को पीछे ढकेलता है। क्योंकि वैसे भी पासिंग परसेंटेज तो 10%, 15% से ज़्यादा नहीं है, 20% से ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किधर रहना है। बहुत अच्छे से नॉलेज को पकड़ के एग्ज़ाम देने जाना है, या गेस वर्क तुक्का में, या शॉर्टकट में जहाँ आप 60 to 70% सिलेबस कवर करके जाओगे। क्योंकि टीचर सेलेक्टिव स्टडी कराएंगे, जो शॉर्टकट में कराएंगे वो बोलेंगे हाँ लास्ट 5-7 साल से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक छोड़ दो, ठीक है। और 70% का 70% आप तैयारी करते हो। तो कुल मिला के इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर 100% है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें, कंसाइज करें, तो 60 to 70%, चलो मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, 70% बोल रहा हूँ, तो 70% का 70% आप लोग तैयारी करते हो। तो कुल मिला के यू लैंड अप इन 49% ऑफ द स्टडी मटेरियल। तो 49% का तैयारी करके जब आप एग्जामिनेशन पे जाओगे तो 35-40 मार्क्स आ रहा है, दैट मीन्स वेरी गुड। अगर 49 का तैयारी में 40 ले आ रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, 80% है आपका स्कोर। अगर 100 का तैयारी करोगे तो डेफिनेटली 80 मार्क्स आएंगे। टाइम ज़्यादा लगेगा। अब ये आपको चूज करना है कि ये जो ज़्यादा टाइम लगता है वो फेल हो के अपने मनोबल को गिरा के ज़्यादा टाइम वैसे देना है। उसमें एक ड्रॉबैक क्या है, फेल होने के बाद भी वही स्टडी मटेरियल तो पढ़ रहे हो जो शॉर्टकट है, तो 70% ही तो आपका हाईएस्ट बेंचमार्क रह जाता है। 100% तक तो आप पहुंचते ही नहीं हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को तो देखते ही नहीं हो। सो अगर आप 100% तैयारी करके जाते हो तो आपका पासिंग परसेंटेज या पास होने का चांस डेफिनेटली बढ़ेगा। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की दरकार है नहीं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सिलेबस, इनकम टैक्स 60 मार्क्स, ठीक है। अब ये इनकम टैक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जस्ट आज सिलेबस को गो थ्रू कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई क्या क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इनकम टैक्स लॉ का एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखना है, बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स देखेंगे। होता है ना कि जैसे आपके पापा 3 लाख कमाते हैं, किसी और के पापा 10 लाख कमाते हैं, किसी और के पापा हो सकता है 20 लाख कमाते हो। तो अलग अलग स्लैब्स होते हैं कि इतना से इतना इनकम पे इतना परसेंट आपको टैक्स देना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब रेसिडेंशियल स्टेटस का बात होता है तो मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया से कमा रहा हूँ, मेरे को टैक्स देना है। बट अमेरिकन क्या इंडिया में टैक्स देंगे इंडियन गवर्नमेंट को? अमेरिकन नहीं सर, अमेरिकन क्यों देंगे? वो तो हमारे देश के नागरिक या रेसिडेंट तो है नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टैक्स कई बार ऐसा होता है कि बाहर में है तो भी देना पड़ता है,
कैसे क्या क्या जितने भी पॉसिबिलिटीज है, जितने भी, माइंड यू, क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं रेवेन्यू का, आमदनी का। किसका आमदनी का? सरकार के आमदनी का। कोई भी इंसान अपना इनकम को नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। जहां जहां से जैसे जैसे हम इनकम कर सकते हैं मैं करके रहूंगा। और उसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग रहता है कि कैसे मैं इनकम, मतलब जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, कैसे मैं टैक्स नहीं दूं, मैं अपने इनकम को कैसे छुपा लूं, या सरकार को बोल दूं कि भैया ये पैसे मैंने कमाए अपने मेहनत के, आपको किस बात का दूं? आपका तो कोई बनता ही नहीं है। आप किस एवज में मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? आप क्यों मांग रहे हो और मैं क्यों आपको दूं? वाई? ये सब भी चर्चा करेंगे कि वो किस अधिकार से मांग रहे हैं और आपको क्यों देना ही पड़ेगा। सर देना ही पड़ेगा, यस, देना ही पड़ेगा। तो ये सब हमें समझना है। फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल गया। दिस टाइम बिकॉज आवर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, उनका काफ़ी कंप्लेन था कि सर वी डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, सो प्लीज़ explain in English. So this time it will be English, Hindi both, so that we can help our South Indian students. You must be thinking ki why and under what authority does the government tax? Why should we pay the tax? So this is what we will study in the first chapter. Let's move forward. Salaries. There are few class of people who earn money by getting salaries. वो कमाते हैं सैलरी से और उन्हें भी देना पड़ता है टैक्स। दे ऑल्सो नीड टू पे द टैक्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट्स माई प्रॉपर्टी, वाई शुड आई पे टैक्स? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। नाउ इज दिस बिजनेस? विल इट अमाउंट टू बिजनेस? विल इट अमाउंट टू प्रोफेशन? So many business, all the business, yes, you're making money, you need to pay tax. Capital gains, this needs an elaboration. Okay, we'll explain it. Income from other sources, income of other person included in SSE's total income. SSE, who is SSE? We'll discuss it. Aggregation of income, set off or carry forward and set off of losses. We'll discuss it. Deduction from gross total income. Computation of total income and tax liability of individuals, advance tax, tax deduction at source, and introduction of tax collection at source. These are all self-explanatory, but we are going to discuss each provisions in great depth. So just know, just get familiar. Okay, itna kuch padna hai. Oh my God, it is CA intermediate. Itna kuch, so big, so huge. Yes, but it's very easy. Trust me. Now we come to section B, my dear friends. Section B is indirect taxes, concept of indirect taxes, goods and service tax laws. This is a recent phenomenon in India, GST, July 2017, and it's the fourth year running, and government is collecting huge amount of money. बहुत पैसा आ रहा है, पैसा पैसा ही पैसा है. List of topic wise exclusion from the syllabus. These are to be excluded. Okay, so all these which are excluded at the CA intermediate level, you will be studying them in the CA final level. So we need to be very sure about the concepts. अगर अभी आपका CA intermediate level पे basic foundations अगर कमज़ोर रह जाता है, then it will be a big issue in CA final. You will be scared of taxation, and that's not a good news. You should rather enjoy taxation. You must be aware that 3 modules are there. 3 modules.
in the direct tax. 60 marks. 60 marks and 3 modules. Sir, would you be giving a separate module of your own? We will issue you something called revisionary notes, because I would also agree it's huge, but we would cover everything. Okay, we would cover the institute study modules, we would cover the previous year question papers, we would cover the revisionary text papers. It's an elaborate, complete coverage. So don't worry that we are leaving anything. We'll never leave anything. So here is the initial pages, 31 pages. So dear friends, 31 pages, at least you can be happy. Oh my God, Institutes module, 31 pages, initial pages we have covered. So dear friends, let's start the first chapter. Okay, basic concepts. After studying this chapter, you would be able to comprehend the meaning of tax and types of taxes, discern the difference between direct and indirect taxes. Are you aware what is direct tax, what is indirect tax? Certainly not. You would appreciate the components of income tax law, comprehend the procedure for computation of total income for the purpose of levy of income tax, comprehend and appreciate the meaning of the important terms used in the Income Tax Act 1961. So ये एक्ट जो है 1961 का है जी. Recognize the previous year and the assessment year for the purpose of computing income chargeable to tax under the Income Tax Act 1961. Recognize, पहचानो, पहचान कौन? Previous year क्या है? Assessment year क्या है? What is previous year? What is assessment year? So you should know that. Examine the circumstances when income of the previous year would be assessed to tax in the previous year itself. इसका मतलब क्या है? It means कि the income of previous year are assessed to tax in the previous year itself. So, कहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि क्या सर ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम जो है वो बाद में टैक्स होता है? अरे ऑफ कोर्स, पहले कमा लो अच्छे से, शांति से पहले पैसे कमा लो, सरकार आपको उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगी. यू प्लीज अर्न योर इनकम एंड देन वी विल take tax from you in the following year. But there are few situations where the same year the income tax will come. Hey, chal tax de. Abhi ka abhi de. Right now, give me right now, baby. Apply the rates of tax. Okay, chalo tax to dena hai, but kis rate pe dena hai? How? If I earn 100 rupees, you need to give a tax of 10 rupees. Sir, if I earn 100 rupees, अच्छा ठीक है. Okay, if you earn 100 rupees, you need to give a tax of 10%, that is, let's say 10 rupee. So what are the rates on different components of total income of a person? Total income, a person can make income by various means. So here we are, basic concepts, components of income tax law. कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. अगर इनकम टैक्स पढ़ना है तो उसके कंपोनेंट्स अलग अलग, जैसे ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स, हाथ भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, सब कुछ मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी बनता है. तो जब हम इनकम टैक्स लॉ का बात करते हैं तो क्या क्या मिलता है जिससे इनकम टैक्स लॉ बनता है, सही तरीके से चलता है? सबसे पहले आता है जी इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इनकम टैक्स एक्ट कैसे बनता है ये सब आपको पता है, सीए फाउंडेशन में पढ़ चुके हो. एनुअल फाइनेंस एक्ट जो बजट का जो बात कर रहे हैं. इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस. अब ये क्यों ऐसा हो रहा है सर? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन भी कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया अमेंडमेंट आया, समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हो गया. एसएससी मतलब जो पैसा जो बंदा टैक्स देता है और डिपार्टमेंट जो टैक्स लेना चाहता है,
असेसिंग ऑफिसर और एसएससी के बीच में हो गया घमासान मतभेद। ऊपर से आया सर्कुलर कि भैया झगड़ा मत करो, ये क्लैरिफिकेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा लो जी, ठीक है। तो वो सब को कंसिडर करना है। ऐसा नहीं लग रहा आप लोग बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो, भाई प्रोफेशनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। घबराने का कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, जस्ट फ्लो विद द फ्लो। एक एक चीज़ को समझाऊंगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझा रहा हूँ बट आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, वही वाला बात है। अगर इसको शॉर्ट में समझे तो भैया अमेरिका में जो रहता है, द पर्सन हु स्टेज इन अमेरिका, व्हाई शुड he or she pay tax in India? So residential status, this is a big chapter on residential status. This is just one word, residential status determination. Then classification of income under different heads. Okay, okay. I understand. You got your salaries delayed this time due to lockdown. It's fine. But your income, would be classified under the head salary income. Okay, you get interest. Okay, you get some rent from the house. Okay, so the incomes which a same person can earn out of different avenues would be classified under different heads. And then there are different rules which we will study. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ। कैपिटल गेन का अलग है, टैक्स का रूल अलग है, कंप्यूटेशन का स्टाइल अलग है। हाउस प्रॉपर्टी से पैसा आया उसका अलग है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अलग है, बिजनेस कर रहे हो सैलरी दे रहे हो अलग है। इसका मतलब ये है आपको सबको पढ़ना है मेरे भाई। यू नीड टू स्टडी all the aspects. Computation of income under each head. So there are various heads and we need to compute under each head. Clubbing of income of spouse, minor child, etc. Clubbing, what do you mean by clubbing? जोड़ देना, join कर देना. Sometimes, husbands, they try to divert the income to their wives or to their children. होता है ना, this is common. अरे यार अब मेरे को बहुत पैसा देना पड़ जाएगा, मेरा सारा इनकम मेरे पे आ जाएगा, एक काम करो ये इनकम वाइफ को दे दो। अरे हम और हस्बैंड वाइफ तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटे, आपको क्या लगता है आप ही समझदार हो? सरकार बेवकूफ़ है, सरकार के पास परिवार नहीं है, सबको सब कुछ पता है, तो छुपता कुछ नहीं है। सूनर और लेटर दे विल कम एंड दे विल कैच यू बाय योर थ्रोट। कम ऑन, पे नाउ, वी अंडरस्टूड व्हाट यू डिड। So it's going to be very interesting. This is very practical. लोग कैसे सरकार को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, किए हैं, और कैसे सरकार ने धीरे धीरे उनको दबोचा है। सो ये टैक्स का पेपर जो है, इट्स लाइक चोर पुलिस, ठीक है। सो यू वुड लाइक टू बी पुलिस और यू वुड लाइक टू बी द थीफ। Set off and carry forward of losses. Computation of gross total income, deduction from GTI, computation of TIMO, वो एक गाना है आपको पता है, TIMO को लव बोलते हैं, बट यहाँ GTI से TI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम से आप पहुँचे हो टोटल इनकम पे। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो ये इतना सारा प्रोसेस है, बस इतना ही है जी, इतना ही है। ये जो आपके सामने में ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट, अगर इस फ्लो चार्ट में अगर आप ठीक से फ्लो हो जाते हो तो आपका टैक्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। सो आर यू रेडी टू फ्लो विथ मी गाइस? आर यू? सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एसएससी कौन है? एक कौन है? असेसमेंट क्या है? व्हाट इज एसएससी? हु इज एसएससी? व्हाट इज असेसमेंट? पर्सन, इनकम, इंडिया। Assessment here. Sir, we all know what is India. Come on, sir. Now you're going to teach us what is India. My dear friends,
इंडिया अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझो बच्चों समझो, कुछ ना कुछ फर्क है, तभी तो इस किताब में है। अगर सेम होता तो किताब में नहीं होता, मैं नहीं पढ़ा था भाई। इतना कॉमन सेंस मेरे पास भी है। शक्ल से नहीं लगते हैं सर आप, यू डोंट लुक लाइक दैट सर। ओके, कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर maximum marginal and average rate. What do you mean by maximum marginal and average rate, sir? Okay, we'll discuss. Don't worry, no problem. Finally, basis of charge and rates of tax. Charge of income tax. Rates of income tax. Well, so this entire flow chart is right there in front of you guys. So हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझा। देखो मज़ा इसी में है कि मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट यू टू फील स्केर्ड, आई वॉन्ट यू टू एन्जॉय ईच मोमेंट, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं खुद हमेशा मज़े में रहना चाहता हूँ। ज़िंदगी में एक भी पल ऐसा ना लगे कि ये पल सज़ा बन गया है। तो प्लीज़ जब आप पढ़ाई भी करो तो मज़े से करो, खूब मज़े से करो, खूब मज़े से करो। द जर्नी शुड बी हाईली एन्जॉयबल। डेस्टिनेशन तो है, ठीक है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, वो डेस्टिनेशन है। तो उस डेस्टिनेशन को सोच सोच कर पैनिक मत होइए। आजकल आप लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जा रहे हो। सो पैनिक का कोई मामला ही नहीं है। मामला ये सोचिए कि हर दिन जब हम टैक्स पढ़ेंगे तो अंदर से कितनी खुशी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखोगे। रटोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ज़बरदस्ती घुसे ना कोई चीज़। यार एक बात बताओ, कैन यू फॉल इन लव बाई फोर्स? ज़बरदस्ती किसी से प्यार कर सकते हो क्या? सर क्या करें, आजकल तो ज़बरदस्ती प्यार करना पड़ता है पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे सर तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। सर पैसे नहीं कमा पाएंगे तो सर कौन शादी करेगा मेरे से? ओके, तो ठीक है, प्यार मोहब्बत शादी जब इतना समझते हो, इतने समझदार हो गए हो, तो ये भी समझ लो कि अगर कोई भी चीज़ बाई फोर्स करोगे ना तो वो अच्छी नहीं होती है। आपको मज़े से एंजॉय करते हुए करना है, और ये मेरा वादा है कि मज़े से ही पढ़ेंगे। सो आइए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज फर्स्ट डे है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं, ज़्यादा लोड नहीं देने का, ठीक है। नन्हे मुन्ने बच्चे, स्टार्ट करें हम लोग। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ टैक्स। अब देखो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, फाउंडेशन नहीं है, इंटरमीडिएट है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड में जाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ओके, सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल अलर्ट बिकॉज वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। Let us begin by understanding the meaning of tax. Taxes are considered to be cost of living in a society. Cost of living in a society. अगर जंगल में रहोगे तो क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा सर? सोचो, जंगल में हो तो जंगल में एक्चुअली टैक्स लेने वाले पहुंच नहीं रहे हैं आपके पास, वरना सरकार बोलेगी, भारत सरकार बोलेगी ये जंगल भी मेरे अंडर में आता है रे लल्लो, यू नीड टू पे टैक्सेस। But the people who want to collect taxes, they are not there, so you're enjoying. But when you're in a society, when you're using the bridge, toll tax, you cross one bridge, pay the tax. You buy a grocery item, bread खरीदने जा रहे हो, उसमें भी जीएसटी लग रहा है बेटे, टैक्स दे रहे हो। इनकम कर लिए गलती से तो उस पर इनकम टैक्स दे दो। कुछ खरीद लिए, कुछ सर्विस ले लिए, ट्यूशन ले लिए, तो उसमें भी जीएसटी दे दो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, ये सोसाइटी जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इस सोसाइटी का माई बाप कौन है? माई बाप, मैं हमेशा बोलता हूँ प्यार से, हमारा जो सरकार है, भारत सरकार, गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट का मतलब है बाप। घर पे जैसे आपके जो पिताजी है वो भी बोलते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया, नाउ यू आर अ ग्रोन अप मैन, नाउ यू शुड गो एंड अर्न मनी एंड यू शुड गिव इट टू द फैमिली। परिवार को पैसे दो। जब मैं 15 साल का था, व्हेन आई वाज 15 years old, आई यूज्ड टू गो एंड अर्न मनी। और तुम्हें देखो 23 साल के होगा, 23 years old, एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट चिट 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 ऑन द मोबाइल फोन। क्या कर रहे हो बेटे? बेटे कुछ करो, जाओ पैसे कमाओ।
सो पिताजी चाहते हैं आप पैसे कमाओ, उसी प्रकार से देश का पिताजी भारत सरकार गवर्नमेंट भी चाहता है पैसे कमाओ और अच्छे बच्चे की तरह पैसे कंट्रीब्यूट करो, अपना इनकम में से कुछ हिस्सा दो। टैक्सेस आर लिवीड बाय द गवर्नमेंट टू मीट, अरे अच्छा वो सर क्यों दें क्यों दें क्यों दें, अरे क्यों दें मैं बता रहा हूँ क्यों दें, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। कॉमन वेलफेयर, रेलवे आप लोग सब यूज करते हैं, बुलेट ट्रेन हम अनाउंस करेंगे, सबका भला होगा, ये जी पैसे आप ही के तो टैक्स के पैसे हैं। रोड ब्रिजेस डैम्स, कॉमन वेलफेयर, ठीक है। नेशनल हाईवे सबको ही जाता है ना, सबको यूज करता है। नेशनल हाईवे अगर अच्छा है तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, जल्दी आ रहा है, तो ये सब के लिए तो पैसे मांग रहे हैं। ये सब पैसे कौन मांग रहा है? भारत सरकार, क्योंकि जितना भी टैक्स का पैसा आता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। अब सर भारत सरकार करे सर, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोला, अच्छा बाबा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। सर कौन सा भारत सरकार के पास जाता है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है? गुड क्वेश्चन, ये हुआ ना कोई बात। we'll discuss that we'll discuss which what are the classifications, are there any classifications? Yes, certainly they are. Sir, where are the classifications? रूल बुक कौन सा है सर? इंडिया का रूल बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। There are two types of taxes, direct taxes and indirect taxes. Now what are direct taxes? सीधा सीधी अगर बोलूं तो साल भर में जो पैसा कमाया उसको तुम ही को देना है। तुमने पैसा कमाया, तुम ही को टैक्स देना है, तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। मतलब अगर मैंने पैसे कमाए, आई नीड टू पे टैक्सेस एंड द लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल द एबिलिटीज is on me. But indirect taxes, see, you go to an ice cream parlor, you were billed 100 rupees ice cream and 5 rupee GST. You paid 105 rupees. So you paid the GST amount. You paid the tax. Taxes were levied on you. Okay. But who paid that 5 rupees to the government? You did not pay to the government directly. You indirectly paid to the ice cream vendor. The ice cream vendor paid to the government. So it is an indirect taxation. Okay. You don't pay to the government directly. Somebody else pays for you, but you pay to the vendor. गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, गुड्स खरीदो या सर्विस खरीदो, जितने का गुड्स है या जितने का सर्विस है। जैसे अगर आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो तो जीएसटी सर्विस, लेट्स से माय फी इज ओनली 5000 रुपीज बट यू चार्ज 18% मोर, so 18% goes to the government, it doesn't come to my pocket, it's my responsibility. सर अगर आप नहीं दिए तो भैया वो प्रोविजंस पढ़ेंगे हम लोग। इफ आई डोंट पे, व्हाट आर द एक्शंस गवर्नमेंट कैन टेक अगेंस्ट मी, वी ऑल नीड टू नो दैट, वील नो दैट। सो डायरेक्ट टैक्सेस, क्विक रीडिंग। If tax is levied directly on the income or wealth of a person, then it is a direct tax. The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else. Cannot recover it from somebody else. That means the burden of a direct tax cannot be shifted. Example, income tax. बर्डन, ये जो बोझ है मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये बोझ जो है इनकम का बोझ, इनकम का बोझ बहुत महंगा बोझ होता है, ये मेरे को ही देना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स, तुम ब्रेड बेचना चाहते हो, अच्छा जीएसटी नंबर ले लो, रजिस्टर कराओ ब्रेड बेचने के लिए। अरे सर, यस, ओ यू वांट टू सेल आइसक्रीम, अब जाके देखना आइसक्रीम के दुकान के बाहर में भी जीएसटी नंबर लिखा रहेगा। कहीं पर भी जाओगे जीएसटी नंबर मेंशन्ड है। इसका मतलब पता क्या है? कि जो भी बंदा बेच रहा है आपको, सरकार को जाके धोख देता है, सरकार माई बाप मेरे को आइसक्रीम बेचना है सरकार, आई नीड टू सेल आइसक्रीम प्लीज सरकार, ओके यू अप्लाई फॉर जीएसटी। जैसे उसने जीएसटी का एप्लीकेशन डाला, ही गेट्स अ यूनिक जीएसटी नंबर। अब जो बिल आपको दिया जाता है, अगर सरकार बोलता है आइसक्रीम पे 10% टैक्स, आइसक्रीम कंपनी का दाम अगर 100 रुपया है तो वो आपको 110 रुपया में आइसक्रीम बेचेगा, 10 रुपया जो है वो गवर्नमेंट को देगा। बात इतनी सी है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस,
If tax is levied on the price of good or service, then it is an indirect tax. टैक्स तो लेवी हो गया, ठीक है। आपने जब देखा आइसक्रीम पे लिखा हुआ था 100 रुपया, मजे से खाया, 10 दोस्तों ने खाया, 100 रुपया समझकर आइसक्रीम, 1000 रुपया का बिल आना चाहिए था। बिल जब देखा तो उसमें लिखा हुआ 1100 रुपया दे दे भैया। किस लिए? अरे टैक्स कौन देगा? मैंने तो आइसक्रीम का दाम बताया था। इस देश में रहना है तो टैक्स तो सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप आइसक्रीम खाना चाहते हो तो भी टैक्स तो देना पड़ेगा। मेरे को नहीं दे रहे हो, सरकार को दे रहे हो, ठीक है। सो गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगना है जी। और कस्टम ड्यूटी, in the case of indirect taxes, the person paying the taxes passes on the incidence to another person. The person paying the taxes passes on the incidence to the other person. अब टैक्स क्योंकि आइसक्रीम बेचना है, सरकार बोलेगी अच्छा भैया इतना आइसक्रीम बेच लिए, चलो इतना टैक्स दे दो। आइसक्रीम वालों को बोलता है इतना टैक्स दे दो, आइसक्रीम वाले को बोलता है। आपको सरकार आके नहीं परेशान करेगी। आप आइसक्रीम आइए खाइए चले जाइए, और वैसे भी सरकार कहाँ से ट्रैक करेगी? क्योंकि आइसक्रीम खाते समय आप अपना आइडेंटिटी थोड़ी ना बताते हो। आप तो आए आइसक्रीम खाए चले गए, और वो जो आपको आइसक्रीम बेच रहा है वो आपसे ये थोड़ी ना पूछता ठीक है अपना आधार कार्ड दिखाओ, रजिस्टर कराओ। अगर इतना कड़ाई हो जाए, बोले भैया रहने दे, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा जी। तो आइसक्रीम जिसने बेचा उसका पूरा का पूरा सेल्स का टोटल निकाल लो, और सेल्स के हिसाब से जितना टैक्स मैंने आपको कहा था लेने के लिए, मैं तो इतना टैक्स लूंगा। आप बेच रहे हो आइसक्रीम तो इतना टैक्स आपको लेना है। अगर आपको आइसक्रीम बेचना है तो यू आर सपोज टू चार्ज दिस अमाउंट एज टैक्स along with the ice cream. If somebody is interested to eat ice cream, they need to pay the tax, and we will come and collect the tax from you, the ice cream vendor. हम आपसे पैसे लेंगे। Ice cream vendor also says, okay, fine, no problem. I will also take the money from the customer. Why will I give from my pocket? Selling ice cream, I earn 2 rupees. Tax is 10 rupees. Am I mad? Certainly not. So, the meaning of this line is the person paying the tax. Person paying the tax. Who is paying the tax here? The ice cream vendor is paying the tax. Passes the incidence to another person. कि अभी अभी जो आइसक्रीम हमने बेचा, सो लेट्स अंडरस्टैंड इंसिडेंट्स को। हम समझेंगे इंसिडेंट, ये जो भी घटना हुआ, आइसक्रीम मैंने बेचा, उसका टैक्स मेरे को पता है कि कलेक्ट करने सरकार आएगी, तो मैं जी आपसे ये पास कर दे रहा हूँ। प्लीज़ 100 रुपीज़ आइसक्रीम, 10 रुपीज़ टैक्स, 110 रुपीज़ you need to pay. So this is the basic difference of direct taxes and indirect taxes. So I think for today, let's stop it here. A small session, an introduction session, and a few sessions I'll keep on uploading for my YouTube students. But YouTube students, you will not get all the lectures FOC free of cost. So there'll be approximately 20 to 25% lectures which will be uploaded free of cost for the students, जो हमारा policy रहा है. But अगर आपको हमसे पूरा का पूरा कोर्स इसी पैटर्न पे, जो हमारे CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे ही पता है कि क्या हमारा पैटर्न रहता है, क्या हमारा सोच है, क्या हमारा विचार है. So you all know it already. So you can call these two numbers, 9830175050, 9830195050, या एक और नंबर ले लीजिए 7044443686. ये हालांकि हमारा सपोर्ट का नंबर है. जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी कोई भी छोटा मोटा नाटा मोटा टेक्निकल ग्लिच, जनरली आते नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. सो कुछ सेशंस हम डालते रहेंगे यूट्यूब में, आप लोग देखते रहिए, मज़े करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए. अगर मन करे तो वो करना, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है. बट एक बात ज़बरदस्ती मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ एंजॉय करिए, प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स रहिए. रिलैक्स माइंड में आराम से घुसेगा, प्रेशर मत लीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय.
Thank you.